धान की बदनामी पर बात करते हैं और धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को 35,000 रुपए जो इनाम देने की सिफारिश हुई है, उस पर बात करते हैं। असल में हम सब जानते हैं कि खरीफ सीजन मौजूदा समय में अपने पीक पर है, जिसमें देश में धान रोपाई का रकबा लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। उस बीच इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशन की एक रिपोर्ट देश में धान की खेती का रकबा आई है की रिपोर्ट जो देश में धान की खेती का रकबा कम करने की वकालत करती है। इसमें धान की खेती कम करने वाले किसानों को प्रति वर्ष 35,000 रुपए प्रति हेक्टेयर देने की सिफारिश की गई है। ये रिपोर्ट कहती है कि अगर किसान धान की खेती के बजाय दलहन, तिलहन, मक्का और मोटे अनाजों की खेती करते हैं किसान, तो उन्हें उनके बैंक खातों में, ऐसे किसानों के बैंक खातों में सीधे 35,000 रुपए हेक्टर भेजे जाएं, ऐसी सिफारिश करते हैं। आइए आज इसी पर विस्तार से बात करते हैं। मैं मनोज भट्ट, आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। असल में ऐसा ये रिपोर्ट क्यों कहती है, पहले उसको समझना होगा। ये रिपोर्ट आईसीआर की है, जो फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक फॉर्मूले के तहत किसानों को 35,000 रुपये हेक्टर देने की बात करती है। ये रिपोर्ट आईसीआर के अर्थशास्त्रियों ने अशोक गुलाटी के नेतृत्व में तैयार की है, और जिसमें धान की खेती के बजाय दलहन, मक्का, मोटे अनाज और तिलहन की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 35,000 रुपये देने की बात की गई है। आखिरकार अब ये सवाल ये है कि आखिरकार फसल विविधीकरण क्यों जरूरी है? जब धान की खेती, यानी कि धान से निकलने वाला चावल जब देश विदेश में बड़ी आबादी का पेट भर रहा है, तब क्यों किसानों से फसल विविधीकरण के लिए धान के बजाय दूसरी फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जब किसानों को उसके वाजिब दाम मिल रहे हैं? एकमात्र ऐसी फसल है जो एमएसपी पर जिसकी खरीद होती है, गेहूं और धान ही सीधे तौर पर ऐसी फसलें हैं जिनकी खरीद होती है। तो आखिरकार ऐसे समय पर क्यों धान की खेती किसानों को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है? ये सवाल बेहद ही प्रासंगिक है। इस सवाल का जवाब रिपोर्ट में जो कहा गया, अगर बात करें सीधे तौर पर, इस सवाल का जवाब पंजाब और हरियाणा में गिरता भूजल स्तर और मिट्टी का गिरता स्वास्थ्य है। असल में धान की खेती के लिए अधिक पानी की जरूरत होती है। किसान धान की खेती के लिए ट्यूबवेल से पानी खींचकर सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, जिससे भूजल स्तर में गिरावट आती है। हालात यह है कि आज पंजाब और हरियाणा के कई जिलों का भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया है, जिन्हें डार्क जोन घोषित किया गया है। इसके साथ ही धान की खेती में अधिक उर्वरकों का प्रयोग भी मिट्टी के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, जबकि धान की खेती से प्रति हेक्टेयर 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए फसल विविधीकरण पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि दलहन, तिलहन, मक्का और मोटे अनाजों की खेती के लिए कम पानी की जरूरत होती है, जबकि दलहन फसलें प्राकृतिक कार्बन उत्सर्जक होती हैं, जो उर्वरक पर किसानों की निर्भरता कम करती हैं। ये पूरा का पूरा मामला है, क्यों फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, धान की बजाय क्यों आखिरकार दूसरी फसलों को बढ़ावा देने की कोशिश है। लेकिन ये बात ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला क्या है कि 35,000 रुपए किसानों को प्रति हेक्टेयर देने की सिफारिश की है, इस पर बात करते हैं। अशोक गुलाटी के नेतृत्व में आईसीआर के अर्थशास्त्रियों ने धान की खेती को छोड़ फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 35,000 रुपए हेक्टेयर देने की सिफारिश की है। सवाल यह है कि क्या यह संभव है? इसका जवाब आईसीआर के ने अपनी रिपोर्ट में दिया है। रिपोर्ट में केंद्र और राज्यों को किसानों को फसल विविधीकरण के लिए 17,500 और 17,500 रुपए देने की सिफारिश की गई है, यानी 35,000 रुपए में केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 50-50% यानी बराबर तय करने का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट में हरियाणा सरकार की मेरी पानी मेरी विरासत योजना का जिक्र करते हुए कहा गया है कि मौजूदा समय में हरियाणा सरकार धान के बजाय दूसरी फसलों की खेती करने वालों को किसानों को प्रति हेक्टेयर 17,500 रुपए दे रही है। इसमें केंद्र सरकार को अपनी भागीदारी बराबर रूप से सुनिश्चित करने की जरूरत है, ये सिफारिश दी गई है। और ये रिपोर्ट जो कहती है कि अगर केंद्र की हिस्सेदारी प्रति हेक्टर 17,500 रुपए हो जाएगी, यानी किसानों को अगर 35,000 रुपए प्रति हेक्टर देने की बात होगी,
तो अगर इसमें 50% केंद्र का पैसा भी लगेगा तो इस पर कोई भी अतिरिक्त खर्च नहीं है। इसको समझते हैं। रिपोर्ट में फसल विविधीकरण के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को भी किसानों को 17,500 रुपए प्रति हेक्टेयर देने की सिफारिश की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि केंद्र की हिस्सेदारी कोई अतिरिक्त खर्च नहीं है। रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि 17,500 रुपए को बिजली, नहर के पानी और उर्वरक सब्सिडी पर होने वाले खर्च की बचत के तौर पर देखा जा सकता है, जिससे किसानों को अलग रूप से वापस देने की जरूरत है। यानी कि सीधे तौर पर रिपोर्ट ये कहती है कि अगर जो किसान धान की खेती करते हैं, प्रति हेक्टेयर वो बिजली, नहर का पानी या ट्यूबवेल का पानी, जो भी जमीन के अंदर का पानी और उर्वरक पर जो खर्च करते हैं, वो प्रति हेक्टेयर 17,500 रुपए है, जो सरकार उर्वरक सब्सिडी देती है। अगर धान की खेती किसान नहीं करेंगे तो सीधे तौर पर ये पैसा बच जाएगा और किसानों को अगर केंद्र सरकार अलग से देती है तो किसानों का नुकसान नहीं होगा। रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर ऐसा होता है तो पंजाब हरियाणा के सबसे उपजाऊ मैदानों को संभावित मरुस्थल से बनने से बचाया जा सकता है। अब बात यह आती, क्या ये संभव है? अगर किसान धान के बजाय दलहन, तिलहन, मोटे अनाजों और मक्का की खेती करने वाले किसानों को 3500 रुपए का भुगतान करती है तो क्या ये संभव है? क्योंकि एमएसपी पर खरीद की व्यवस्था जिस तरीके से गेहूं और चावल की है, उस तरह की व्यवस्था दलहन, तिलहन, मोटे अनाजों की दिखाई नहीं देती है। इस सवाल का जवाब हमने खोजने की कोशिश की है। अगर समझें तो बेशक ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन केंद्र सरकार की नीतियां और फैसले इस तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके लिए किसान आंदोलन के दौरान किसान नेताओं और सरकार के मंत्रियों के बीच बातचीत को याद करना होगा। उस दौरान भी सरकार ने फसल विविधीकरण का हवाला देते हुए 5 फसलों की 5 साल गारंटीड खरीद करने का आश्वासन दिया था, जिसमें 3 दलहन, मक्का और कपास शामिल था। हालांकि इस पर किसान नेताओं सरकार के बीच सहमति नहीं बन पाई, लेकिन सरकार अरहर, उड़द और मूंग की 100% एमएसपी पर खरीदी के एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। जबकि मक्के से बनने वाले एथेनॉल ने जिस तरीके से एनर्जी सेक्टर में क्रांति की है, उससे मक्के का नया बाजार विकसित हुआ है। ऐसे में यह तय है कि इन फसलों को बाजार में बेहतर दाम मिलेगा, वही इनकी सरकारी खरीद भी सुधरेगी। अगर सरकार की तरफ से इसके अलावा अलग से सब्सिडी का ऐलान होता है तो ये किसानों को दोहरा फायदा पहुंचाएगा और संभावित तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये ऐसी फसलें होंगी जिसमें किसानों को सबसे अधिक मुनाफा होगा। हालांकि अब इस रिपोर्ट पर कितना अमल होता है ये देखने वाली बात है, लेकिन आईसीआरईआर की जो रिपोर्ट होती है वो लगातार एग्रीकल्चर में थिंक टैंक के तौर पर मानी जाती है। अशोक गुलाटी विवादित भी रहे हैं कई मामलों में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत जो गेहूं बेचा जा रहा है उससे किसानों को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, ये भी उन्होंने कहा था। तो ये रिपोर्टें कई मायनों में बेहद ही खास हैं। अब सरकार क्या फैसला लेती है ये देखने वाली लायक स्थिति होगी, लेकिन कुल जमा ये भी बात समझने की जरूरत है कि खेती को बचाने के लिए फसल विविधीकरण बहुत जरूरी है और फसल विविधीकरण को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को अपनी तरफ से किसानों को सीधे डीबीटी उनके खातों में सब्सिडी भेजने की व्यवस्था करने की भी जरूरत है। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी।